नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना ग्रामर टॉपिक समास। ठीक है, समास क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, आज हम पूरा क्लियर समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास होता क्या है, समास की डेफिनेशन क्या है। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्द जब परस्पर मिलते हैं और एक संक्षिप्त रूप बना लेते हैं तो वो हमारा समास कहलाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ दो उदाहरण लिखे हैं, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, इसमें हमारे पास तीन शब्द है, राजा है, का, पुत्र। ठीक है, लेकिन इन तीनों को हमने संक्षिप्त किया और हमारा वर्ड बना राजपुत्र। ठीक है, ऐसी रसोई के लिए घर, और हमारा संक्षिप्त वर्ड क्या बना? रसोई घर। मीन्स जब हमारे पास दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और हम उनको एक छोटा रूप दे देते हैं या संक्षेप रूप दे देते हैं तो वो समास बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इसी उदाहरण को देखिए, राजा। ठीक है, इसमें हमें दो पद ध्यान रखने हैं। ओके, पहला पद और उत्तर पद। पहले पद को हम पूरब पद भी कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जो राजा है वो हमारा क्या बना? पूरब पद है। जो पुत्र है वो हमारा बना उत्तर पद बना। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, राजा पहला पद, पुत्र बना हमारा दूसरा पद। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो सब समझ आएगा। जो बीच में प्रयोग हुआ वो क्या हुआ? हमारा विभक्ति चिन्ह हुआ। ओके, पहला पद, उत्तर पद अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको इसके जो भेद हैं वो अच्छे से समझ आएंगे। ओके, तो राजा पहला पद बना, पुत्र बना हमारा दूसरा पद और का हमारी बनी विभक्ति। ठीक है, जब इन तीनों को हमने संक्षिप्त रूप में लिखा तो हमारा शब्द बना राजपुत्र। ऐसे ही सेम यहाँ पर रसोई पहला पद, घर हमारा दूसरा पद, के लिए। ओके, तो वो क्या है? हमारी विभक्ति चिन्ह है और जब हमने उसे संक्षिप्त रूप में लिखा तो हमारा बना रसोई घर। अब इस बात को पूरा समास चैप्टर जब तक हम पढ़ेंगे, 6 के 6 पद भेद जब तक हम पढ़ेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पूरा पद क्या है, उत्तर पद क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है। कहीं पर हमें पूरा पद प्रधान मिलेगा, मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस मिलेगी, कहीं पर हमें दूसरा पद प्रधान मिलेगा। आइए समझते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने समझाया है कि समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, लंबे वो व विस्तृत वाक्य जो हैं उन्हें संक्षिप्तीकरण करने के लिए या सरल, सुंदर व प्रभावशाली भाषा में प्रयोग करने के लिए। आइए बात करते हैं अब हमारे समास के भेद की। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा हमारा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा हमारा होता है बहुव्रीहि समास। ओके, ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, इसके लिए हमें क्या क्या रूल्स याद रखने जरूरी है। अगर आप रूल्स को अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, छोटे छोटे रूल्स हैं, किसी किसी में तो सिर्फ एक ही रूल है, तो आप अगर उन रूल को अच्छे से याद रख लेंगे तो आपको पहचान करना आसान हो जाएगा। अव्यय भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। ओके, पूरब पद ही प्रधान होता है। पूरब मैंने अभी जस्ट समझाया था कि पहला भी बोल सकते हैं और पूरब भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट जो उदाहरण समझाया था, राजा का पुत्र, राजा मीन्स पहला पुत्र, पहला प्रधान हुआ, पहला पद हुआ, पुत्र दूसरा पद हुआ, का मीन्स हुआ विभक्ति चिन्ह। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है, वो अव्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण बन जाता है। एक और बात मैं यहाँ बताऊंगी कि अव्यय भाव समास में पुनरुक्ति शब्दों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, आगे उदाहरण आएंगे, मैं तब आपको समझाऊंगी। ओके, जिस समास में पूरा पद अव्यय, अविकारी तथा प्रधान हो और पूरा समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करे, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और इनको पहचानने के लिए कैसे होते हैं? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, बे, न, बा, यावत, इस प्रकार के शब्द आपको जहां उदाहरण में मिल जाए, मीन्स वो अव्ययभाव समास है। ठीक है, या तो वो उपसर्ग मिलेंगे या अव्यय मिलेंगे और उसमें पहला ही पद प्रधान होगा, या कोई ऐसे शब्द होंगे जिनको बदलना संभव नहीं हो सकता, वैसे शब्द आपको अव्ययभाव समास की पहचान कराते हैं। अब देखो, इसके नियम है। उपसर्ग युक्त शब्द है। ओके, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो है उसे बदला नहीं जा सकता, वो ऐसे का ऐसा रहेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है पहला पद प्रधान है। प्रति, प्रति क्या है? उपसर्ग है। ओके, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो आपका क्या बनेगा? अव्ययभाव समास बनेगा। मैंने बोला था पुनरुक्ति शब्दों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, पुनरुक्ति कैसे? मतलब रातों रात, मीन्स रात ही रात में। यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि रातों रात या हाथों हाथ में कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, कोई भी हाइफन नहीं आया है। अगर हाइफन बीच में आएगा तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर एक जैसा शब्द है और बीच में कोई हाइफन नहीं आया है तो मीन्स वो आपका अव्ययभाव समास है। ओके, पहचान करना बहुत आसान है, अव्ययभाव समास बहुत आसान है, उसे पहचानना बहुत आसान है। बस हमें ये देखना है कि उपसर्ग लगा हो, ऐसे शब्द लगे हों जिनको बदला नहीं जा सकता, या फिर पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ हो, पहला पद ही प्रधान जिसमें आ रहा हो, वो अव्ययभाव समास कहलाता है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, तो प्रति जो है वो उपसर्ग है, इसीलिए वहाँ पर उसका विग्रह करेंगे तो क्या बनता है? प्रत्येक दिन या हर दिन। ठीक है, ऐसे ही आप एक बार पढ़ेंगे, सब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। ओके, जैसे यहाँ देखो, घर घर, गांव गांव, इनमें हाइफन है, डैश लगाया है, तो उसे द्वंद्व समास समझ लेना नहीं। ठीक है, समान शब्दों की पुनरावृत्ति हमेशा अव्ययभाव होती है, जैसे पल पल, हर पल। यदि पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, वह अव्ययभाव समास होगा। यथा समय का विग्रह समय के अनुसार ही शुद्ध माना जाता है, मीन्स, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जहां भी यथा शब्द आएगा वो अव्ययभाव समास कहलाएगा। इसमें एक मैंने प्रेक्षा ट्रिक भी लिखी है कि स्टार्टिंग में अगर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, बे, ये शब्द आए या फिर एक ही शब्द 2 बार आए तो वो अव्ययभाव समास है। ओके, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। ओके, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्हों से जोड़ा जाए, या जब हम उसका संक्षेप रूप बनाए तो वो विभक्ति का लोप हो जाए, मीन्स वो गायब हो जाए, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, वैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 भेद होते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कारक तत्पुरुष हम पढ़ेंगे। अब देखो, कारक तत्पुरुष की कितनी विभक्तियां होती हैं? 8 कारक की कितनी विभक्तियां होती हैं? 8 विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से अलग, संबंध का की अधिकरण तत्पुरुष में पर और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। 8 विभक्तियों में से हमें पहली और आखिरी विभक्ति का प्रयोग समास में नहीं करना है, सिर्फ बीच की विभक्तियों का प्रयोग करना है। कारक की विभक्ति जिसे आती होंगी उसे अच्छे से ये समझ आएगा कि उन 8 विभक्ति में से सिर्फ हमें बीच की 6 विभक्ति का प्रयोग करना है। मीन्स ना तो पहली विभक्ति का प्रयोग करना और ना ही आखिरी का। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सेकंड विभक्ति से शुरू करेंगे। कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ओके, आइए आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। अब यहाँ देखो, माखन चोर, ठीक है, संक्षिप्त है, समस्त पद है, बीच में कौन सी विभक्ति आई है? को। अब मैंने बात की थी कि तत्पुरुष समास में जो होता है वो दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद कौन सा है? चोर है, मीन्स चुराने वाला। अब चोरी करने वाला, ठीक है, मेन बात किस पे हो रही है? चोरी करने पे हो रही है। अब वो चोरी किसी भी चीज की कर सकता है, माखन की कर सकता है, कॉपी किताब की कर सकता है, किसी भी वस्तु की चोरी वो कर सकता है। मीन्स वो एक चोर है, एक चोर की बात हो रही है। तो जिस पद की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा पद हुआ? दूसरा पद हुआ। मीन्स दूसरा पद हमारा क्या हुआ? यहाँ पे प्रधान हुआ। और दूसरा पद जब प्रधान हो रहा है, बीच में विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। ऐसे ही सब सेम होंगे। व्याकुल, भय से आकुल, मतलब उसे आकुलता हो रही है, डर लग रहा है। किससे लग रहा है? मतलब वो डर रहा है, काफी डर रहा है, तो से आया तो करण तत्पुरुष। देशभक्ति, भक्ति अब किसी की भी हो सकती है, भक्ति भगवान की भी हो सकती है, माता पिता की भी हो सकती है। भक्ति पर फोकस किया गया है, भक्ति पर इम्पोर्टेंस दी गई है, और साथ ही किसकी? देश की। तो देश क्या हुआ हमारा? पहला पद हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंस किसकी आ रही है? भक्ति की आ रही है, देश के लिए भक्ति। और कौन सा वो हुआ हमारा? संप्रदान। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मीन्स वो अपने रास्ते से भटक गया है। जब अलग होना, यहाँ पर ध्यान, जब जुड़ा हुआ हो किसी चीज से तो करण तत्पुरुष होगा। जब किसी चीज से अलग हो जाना, जब किसी चीज से अलग होता है तो कौन सा समास होता है? सॉरी, कौन सा क्रिया होती है? अपादान होती है। अपादान कारक का प्रयोग होता है, अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। संबंध होना, का के की। विद्यालय, विद्या का आलय, मीन्स विद्या का आलय। संबंध होना, किसी की चीज से संबंध होना, संबंध तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार आप भी खुद से ये पूरे स्लाइड अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। एक और बात, करण तत्पुरुष में हमने पढ़ा था से आता है, साथ साथ द्वारा भी आता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, करण तत्पुरुष समास बनेगा। ओके, नन तत्पुरुष आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ एक दो एग्जाम्पल डाले हैं। आप नन तत्पुरुष को छोड़ सकते हो। ओके, शब्द का विग्रह करके देखना यहाँ बहुत जरूरी है इस समास के लिए, कि यदि बीच में कारक चिन्ह को, से, के लिए ऐसी कोई भी विभक्ति आए तो आपका तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। अगर अलग होता है तो मीन्स वो अपादान है, अगर संबंध बता रहा है तो वो संबंध तत्पुरुष है, और के लिए अगर शब्द आता है तो वो संप्रदान है। ओके, अब आते हैं कर्मधारय समास, तीसरे समास पर। ओके, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी दूसरा होता है, लेकिन वहां पर विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान तो होता है, उसमें साथ साथ विशेषण और विशेष्य का भी संबंध बताया जाता है।
मीन्स जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूरब पद तथा पूरब पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसको जब हम विग्रह करते हैं तो कैसे शब्द आते हैं बीच में, है जो, के समान, रूपी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, जैसे यहाँ पहला पद गुण विशेषता बताता है, दूसरा पद उसकी संज्ञा होती है। ठीक है, मीन्स दूसरा पद प्रधान होने के साथ साथ पहला पद से जुड़ा होता है विशेष्य। हमने ये वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। ओके, जैसे महान, महाआत्मा, महान है जो आत्मा, है जो शब्द बीच में आ गया मीन्स कर्मधारय समास है। ठीक है, सेकंड देखो, कमल नयन, कमल के समान है जो नयन। ओके, है जो आ गया, के समान आ गया, रूपी आ गया, विद्या धन, विद्या रूपी धन, नीला गगन, नीला है जो गगन मीन्स आपका कर्मधारय समास है। ओके, अब कर्मधारय और उत्तरपद तत्पुरुष समास में एक बार अंतर भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही समास में आपका क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। ओके, दोनों पदों के बीच में कारक संबंध होता है। ओके, कर्मधारय में क्या होता है, दोनों पदों के बीच तुलना होती है, विशेषण विशेष्य होता है, यहाँ पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। विग्रह जब करते हैं तो यहाँ पर का, को, से, में, पर आदि कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मधारय समास में है जो, के समान, रूपी आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण अगर हम देखें तो राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र, संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है क्योंकि वो उससे जुड़ा है, क्योंकि पुत्र किसका हमने बताया, सिर्फ राजा का बताया। और कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, है जो शब्द का प्रयोग हुआ, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है, चाहे वो यहाँ पर हम सुपुत्र भी लिख सकते थे और यहाँ पर हम कुपुत्र भी लिख सकते थे, कहीं ना कहीं विशेषण का प्रयोग हो गया तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। ओके, पीतांबर, पीला है जो अंबर मीन्स उस कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। जब आपको विशेषता बताई जाए, ठीक है जो का शब्द, है जो शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो आपका होगा कर्मधारय समास। ओके, अब कर्मधारय समास के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे महादेव, महान है जो देव, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख का पुरुष, कायर है जो पुरुष, ठीक है, मृग लोचन, मृग के समान लोचन। जिस भी शब्द, जिस भी विग्रह करने पर जब भी हमारे सामने है जो आए, ओके, या फिर रूपी आए, रूपी शब्द भी आ सकते हैं, जैसे देह लता, देह रूपी लता, ठीक है, आपको सिर्फ यही देखना है कि विशेषण विशेष्य का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास पहचानने की कैसे, कैसा, ऐसे शब्दों से भी पहचान सकते हैं आप, जैसे नील गगन मीन्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि गगन कैसा है, मीन्स नीला है, नीले रंग का है, नीला रंग जो है वो उसकी विशेषता है, और जब विशेषता है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, महान आत्मा, कैसी आत्मा है उसकी, मीन्स महान है, महान आत्मा है तो कर्मधारय समास होगा। ओके, ठीक है, का पुरुष, पुरुष कैसा है, कायर है, कायर उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह कायर है, तो कायर होना उसकी विशेषता है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास मीन्स संख्यावाचक, ठीक है, मीन्स जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो
वह किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास मीन्स जब आपको जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे द्वि आ गया, त्रि आ गया, ऐसे शब्द का प्रयोग हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तब वहां पर द्विगु समास का प्रयोग होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। ठीक है, और जहाँ पर समूह भी दर्शाया जाए, समूह की तरफ इशारा किया जाए, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। ओके, ठीक है, जहाँ पर हमें शब्द के स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई संख्यावाची शब्द हमारे सामने हो तो वो द्विगु समास होगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जैसे दोपहर, दो आपके पास 2 शब्द आ रहा है। ठीक है, 2 पैरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी, सप्ताह, अष्टधातु मीन्स शताब्दी, सो कोई भी संख्यावाची शब्द जब आपके सामने आए तो मीन्स आपका कौन सा समास है, आपका द्विगु समास है। और द्विगु भी एक उदाहरण यहाँ दिया है। द्वि मतलब 2, 2 गायों का समाहार। ओके, अब कई बार कंफ्यूजन होती है ऐसे शब्दों में कि दशानन, 10 आननों का समूह। ठीक है, या फिर 10 है आनन जिसके, तो आपको ये नहीं समझना कि ये द्विगु समास है। नहीं, जब किसी तीसरे की बात हो रही है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अभी हम बहुव्रीहि समास करेंगे। ठीक है, जब किसी तीसरे की बात होती है तो वहाँ द्विगु समास नहीं होगा, लेकिन जब आपके सामने सिर्फ संख्यावाची शब्द हो तो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मीन्स जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, और जब हम उसको विग्रह करते हैं तो बीच में एक योजक चिन्ह मीन्स हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, माता पिता मीन्स माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान है। सबसे आसान द्वंद्व समास है। ठीक है, और जब हम उसको विग्रह करके लिखते हैं तो और आएगा या फिर या आएगा, माता और पिता, सुख या दुख। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता 10th क्लास में, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, आइए उदाहरण समझते हैं। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख या दुख, अंजल, अन और जल मीन्स सभी उदाहरण में या तो और आएगा या फिर या आएगा। और अगर और आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, अधिकतर सब में हाइफन लगा होगा। ठीक है, सबके बीच में हाइफन लगा होगा, इसीलिए आपको द्वंद्व समास पहचानना बहुत आसान होगा। ठीक है, यदि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो या दोनों के बीच योजक चिन्ह हो, दोनों शब्द अलग हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा लास्ट भी है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसके बीच में क्या आता है, वाला आता है, जिसकी आता है, जिसका, जिसके, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे लंबोदर। ओके, लंबा है उदर जिसका, कौन है, आपको एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा माइंड में। ओके, अब जब माइंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कौन है, किसका है, तो गणेश जी। और
ये अधिकांश बहुव्रीहि शब्द जो हैं वो देवी देवताओं या विशेष ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों के पर्यायवाची ही होते हैं और ये किसी तीसरे की बात हो रही होती है। मीन्स लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है, पाणी मीन्स हाथ में, ठीक है, वो कौन है? विष्णु जी। अन्य विशेषण सूचक भी होते हैं, जैसे अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात मूर्ख व्यक्ति। विग्रह करते समय अंत में अर्थात लगाकर तीसरा अर्थ स्पष्ट करना भी अनिवार्य है। अनंग, बिना अंग का, जो, अर्थात कामदेव। अब देखो, पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण, ठीक है। नीलाकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, दशानन, 10 है मुख जिसके, मीन्स रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मीन्स गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण जी, ठीक है। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिय जिसने, मीन्स कौन है? सन्यासी या महावीर। अब देखो, पीताम्बर, यहाँ पर पीला है जो अंबर, ठीक है। अगर पीताम्बर आप कर्मधारय समास में लगाते हैं तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर विग्रह ऐसे आता है, पीले है अंबर जिसके, यहाँ पर है जो आता है तो वो आपका कर्मधारय समास है। अगर आपका है अंबर जिसके, जिसके, जिसकी, जिसका क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं तो आपका बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, मीन्स कौन है? 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है, इनमें दोनों ही ठीक होंगे। कुछ समास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने 6 समास पढ़े। 6 समास में सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययभाव समास जिसमें पूरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्मधारय समास जिसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन उसमें विशेषण, विशेष्य या फिर तुलना की जाती है, द्विगु समास, उसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद संख्यावाचक होता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं और जब हम उनको पहचान करें तो और या एवं योजक चिन्ह से करते हैं। बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जब हम उसकी पहचान करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसका, जिसके, अर्थात कौन, ठीक है। तो जब हम तीसरे के बारे में माइंड में क्रिएट करें, माइंड में हमारे आ जाए कि तीसरा कौन, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। क्या पहला पद अव्यय, उपसर्ग या शब्द रिपीटेड है? यस, अव्ययभाव समास। क्या दोनों पद समान है? दो, मीन्स आएगा आपका द्वंद्व समास। क्या शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है तो वहां आएगा बहुव्रीहि समास। क्या पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां आएगा द्विगु समास। क्या पहला पद विशेषण है तो वहां आएगा कर्मधारय समास। और तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है। दो से द्वंद्व मीन्स दोनों पद प्रधान, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऐड किए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर योजक चिन्ह वाला भी मैंने यहाँ समझा दिया है कि किस तरह से अव्ययभाव समास होता है और किस तरह से द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपको करने हैं खुद से, और यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिनके आंसर्स मैंने साथ साथ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से, पूरा समास का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए।
अदरवाइज़ थैंक यू।